हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल के ऊपर। और यहां पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7 के साइंस के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। यानी ये जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है। अब यहां पर देखिए, ये जो हमारा वीडियो है, ये जो हम यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं चैप्टर, ये चैप्टर हमारे नए सिलेबस के आधार पर है, नए एनसीईआरटी बुक के आधार पर है, जो कि 2023-24 सेशन का है। ठीक है। और यहां पर ये चैप्टर हम लोग कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं, तो अगर आपको नोट्स वगैरह भी बनाना है तो यहां से पॉइंट्स वगैरह भी आप लिखते चलिएगा साथ में। ठीक है। अब देखिए, इस चैप्टर के ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें कि हमने एनसीईआरटी बुक से लाइन बाय लाइन डिस्कशन किया है। वो वीडियो भी अपलोडेड है, अभी कुछ ही दिन पहले अपलोड हुआ है, कुछ देर पहले, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं अगर आपको एनसीईआरटी बुक से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो। और आप अभी ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो यहां से आप नोट्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, वहां पर हमने प्लांट्स की बात की थी। यानी प्लांट्स जो होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो पिछले चैप्टर में हमने एक चीज देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और वहीं जो एनिमल्स होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। यानी जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद से बना सकते हैं, और भोजन बनाने के लिए एक प्रोसेस करते हैं प्लांट, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना भोजन खुद से बना सकते हैं, और वहां पर हमने पूरा कंप्लीट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझा था, और प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। वहां पर हमने एक चीज देखा था कि जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। मतलब ये अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते हैं, ये अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो इनकी एनर्जी की नीड्स है, फूड की जो जरूरत है, इसके लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। या तो ये जानवर खुद डायरेक्टली जाकर प्लांट को खाएंगे, या फिर प्लांट के जगह पर ऐसे जानवरों को खाएंगे जो कि प्लांट खाता हो। मतलब इनडायरेक्टली जितने भी एनिमल हैं वो प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। ये चीज तो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पिछले चैप्टर में समझ चुके हैं। अब वहां पर हमने यह भी समझा था कि फूड किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्यों रिक्वायर्ड होता है भाई, क्योंकि फूड में कई सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं फूड के जो कि ऑर्गेनिज्म के बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, विटामिन होता है, प्रोटीन होता है, और भी दूसरे न्यूट्रिएंट होते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स या फिर ये कंपोनेंट्स फूड के किसी भी ऑर्गेनिज्म को चाहिए होते हैं ताकि वो अपना बॉडी का ग्रोथ कर सके, बॉडी में कुछ कोई पार्ट डैमेज है तो रिपेयर कर सके, और डेली एक्टिविटी के लिए नीड चाहिए होती, नीड के लिए। अब इसी के साथ हम लोग न्यूट्रिशन का डेफिनेशन अगर समझें तो न्यूट्रिशन का डेफिनेशन पिछले चैप्टर में भी हम देख चुके हैं, और यहां पर फिर से देखते हैं कि न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। यानी कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके फूड लेने का तरीका और साथ में उस फूड को बॉडी द्वारा यूटिलाइज करना इन न्यूट्रिएंट्स के कंपोनेंट को प्राप्त करने के लिए, तो यही क्या होता है, और न्यूट्रिशन होता है। तो प्लांट का तरीका हम समझ गए, अब हम यहां पर एनिमल का तरीका समझ रहे हैं। तो यहां पर आपको यह चीज समझना है कि यहां पर हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, एनिमल्स में न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं कि एनिमल्स के शरीर में न्यूट्रिशन कैसे होता है, एनिमल अपने न्यूट्रिशन की जरूरत कैसे पूरी करते हैं। तो यहां पर आपको यह समझना होगा कि एनिमल अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं एनिमल। एनिमल क्या करते हैं, दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, भूख लगती है तो आप क्या करते हैं, मम्मी के पास जाते हैं, बोलते हैं कि मम्मी मुझे खाना दे दो। आपकी मम्मी आपको रोटी या फिर चावल या फिर सब्जी दे देती है, या फिर आपको हो सकता है अंडा दे दे या फिर चिकन दे दे, कुछ भी दे दे। तो ये चीजें कहां से आ रही हैं? ये सारी चीजें जो आप खा रहे हैं ना, ये किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म से आ रही है। जैसे प्लांट, जो आप सब्जी खा रहे हैं वो एक प्लांट था, जो एग खा रहे हैं वो एक ऑर्गेनिज्म था, चिकन भी एक ऑर्गेनिज्म था। तो ये हम क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। अब यहां पर ये जो हम फूड ले रहे हैं, ये न्यूट्रिशन का जो हमारा तरीका है, इसमें हम क्या करते हैं, फूड को डायरेक्टली इनटेक कर लेते हैं। तो ये जो फूड के आइटम्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप फल खा रहे हैं या सब्जी खा रहे हैं, तो इनको डायरेक्टली जब आप इनटेक करते हैं तो इसमें क्या होता है, इन फूड आइटम्स में आपको होता है कार्बोहाइड्रेट, होता है फैट, होता है विटामिन, होता है प्रोटीन्स। लेकिन ये जो आपके फूड के कंपोनेंट होते हैं ना, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ,
मतलब कि भाई ये हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं, हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं, इनको ये एक प्रकार से डायरेक्टली अपना इस्तेमाल में ये नहीं ले सकते। जैसे होता है कि मैथ में कुछ इक्वेशन टफ होते हैं, आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, होते हैं ना कुछ इक्वेशन टफ आपसे सॉल्व नहीं होते हैं। उसी प्रकार से कुछ इक्वेशन होते हैं जो कि इजी होते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। तो टफ इक्वेशन को इजी बनाने जैसे ही हमारा शरीर क्या करता है, जब हम इस फूड को खाते हैं तो हमारे शरीर में एक सिस्टम होता है जिसको कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, ये जो फूड के कंपोनेंट हैं, ये जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं, इनको क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट करता है और इनको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है। यहां पर यही कहता है कि दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इन सिंपलर सब्सटेंसेस बाय डाइजेस्टिव सिस्टम। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहता हूं, हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, लेकिन आप समझिए कि यहां पर क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये आपके शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है, इमेज है। ये मैं अभी डिस्कस करूंगा इसके पार्ट्स वगैरह, लेकिन ये देखिए, ये यहां पर आप एक इमेज देख रहे हैं एक कंपाउंड का जो कि कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट है या कुछ है, मुझे क्लियरली स्टार्च है, ठीक है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, स्टार्च है। जब हमारे शरीर में ये पहुंचता है ना, तो हमारा शरीर क्या करता है, हमारे शरीर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको ब्रेक डाउन कर देता है और इतने बड़े एक केमिकल को छोटे छोटे केमिकल में तोड़ देता है। और हमारा शरीर जो है इस टूटे हुए केमिकल को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, यूज कर सकता है, काम में ले सकता है। यही काम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। और यही हमारा प्रोसेस क्या है, डाइजेशन, यही प्रोसेस होता है। डाइजेशन क्या, डाइजेशन का डेफिनेशन क्या, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज डाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन, तो आप यहां से आंसर लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो यह चीज मुझे लगता है कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। लेकिन यहां पर एक बात हम समझ रहे हैं या फिर देख रहे हैं, वो ये है कि हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो सिर्फ भाई ह्यूमन तो एनिमल नहीं है, ह्यूमन के अलावा और भी कई सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एनिमल हैं। तो यहां पर अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म हैं वो फूड कैसे इंटेक करते हैं, मतलब फूड उनको मिलता कैसे है, वो कैसे लेते हैं अपने शरीर के अंदर। तो आपको पता है कि ह्यूमंस कैसे फूड इंटेक करते हैं। जैसे मैं क्या करता हूं भाई, मुझे भूख लगती है, मैं जाता हूं, सेव उठाता हूं, ऐसे खा लेता हूं और उसको अंदर स्वेलो कर लेता हूं। उसी प्रकार से अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है उनके फूड इंटेक का तरीका अलग अलग होता है। जैसे ह्यूमंस के बारे में क्या कहता है, चीविंग या फिर स्वेलोइंग, च्यूइंग एंड स्वेलोइंग लिख दीजिएगा। इसी प्रकार से जो बीज होते हैं, हमिंग बर्ड होते हैं, ये नेक्टार को शक करते हैं। इसी प्रकार से स्नेक क्या करते हैं, सीधे स्वेलो कर लेते हैं। एक्वेटिक एनिमल क्या करते हैं, फूड को फिल्टर करते हैं। स्नेल क्या करता है, स्क्रैपिंग करता है। इसके बाद आपका हाउस फ्लाई क्या करता है, स्पॉन्जिंग करता है। ईगल कैप्चर करता है एंड स्वेलो करता है। मॉस्किटो लाइस क्या करता है, सक करता है, ब्लड को शक करता है। तो ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं जिनके फूड इनटेक का तरीका आपका अलग अलग होता है। मतलब कि फूड कैसे शरीर के अंदर ले रहे हैं, समझ गए, इसका तरीका अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। अब यहां पर आपके किताब में एक एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है। एक्स्ट्रा क्या मतलब, इसी से जुड़ी हुई है, लेकिन एक विचित्र बात है, विचित्र चीज है जो कि बताया गया है। वो है स्टार फिश के बारे में, कि जो स्टार फिश होता है वो कैसे डाइजेशन करता है। तो यहां पर कहा जाता है कि जो स्टार फिश हैं वो ऐसे एनिमल्स को खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं जिनके शरीर के ऊपर हार्ड शेल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अब कैल्शियम कार्बोनेट का शेल कैसा होता है भाई, तो आपने अगर अंडा देखा है तो अंडे के ऊपर जो हार्ड शेल होता है, हार्ड कवर होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि कछुए के ऊपर हार्ड सेल आपने देखा होगा, या स्नेल जो होता है, स्नेल के ऊपर आपको हार्ड शेल दिखता है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके शरीर के ऊपर हार्ड शेल होता है, हार्ड कवर होता है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म को ये कंज्यूम करता है। अब ये करता क्या है, ये आपको सबसे पहले शेल को खोलेगा, शेल को ये एक प्रकार से हटाएगा, और उसके बाद स्टारफिश क्या करेगा, यहां पर जैसे ये दिख रहा है ना स्टारफिश, इसके यहां पर इसका माउथ होता है,
बीचों बीच, ये पीछे साइड है, इसको ऐसे उलटने पर दिखेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने स्टमक को बाहर निकाल देगा, अपने मुंह से अपने पेट को, स्टमक को बाहर निकाल देगा। अब स्टमक क्या होता है हम अभी तुरंत डिस्कस करेंगे, तुरंत ही देखिए। तो स्टमक को बाहर निकाल देगा और क्या करेगा, सॉफ्ट एनिमल को वो ईट कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा, और उसके बाद स्टमक क्या हो जाएगा, शरीर के अंदर चला जाएगा और फूड को डाइजेस्ट धीरे धीरे ये कर लेगा। तो ये इसका तरीका है डाइजेशन का, इसका तरीका है एनिमल्स को खाने का। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को यहां पर इस चैप्टर में मेनली फोकस करना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। यानी जो हम इंसान हैं, हमारे शरीर में फूड का डाइजेशन कैसे होता है, यह चीज हमें समझना है। अब बोलेगा सर यहां पर हम तो एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे थे, ह्यूमंस के बारे में हम स्पेसिफिकली क्यों पढ़ रहे हैं और एनिमल्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्या? तो भाई देखो यहां पर बात है ना कि तुम अगर एनिमल्स को देखोगे तो जितने भी आपके मैमल्स हैं, मैमल्स क्या होते हैं आगे पता चलेगा, मतलब एक प्रकार से वैसे जानवर जो कि बच्चों को जन्म देते हैं और भी बहुत तरीके की चीजें होती हैं, इन सब में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना वो एक जैसा होता है, थोड़ा बहुत फर्क होता है, और जो फर्क है थोड़ा मोड़ा यहां पर डिस्कस कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आप ह्यूमंस के डाइजेस्टिव सिस्टम को समझ लें तो आपको एक प्रकार से ज्यादातर एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आ जाएगा और आप एक प्रकार से आइडिया आपको हो जाएगा कि डाइजेशन कैसे काम करता है एनिमल्स में। ठीक है, इसीलिए आपको ह्यूमंस के बारे में यहां पर समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और एक और बात है कि भाई हम लोग ह्यूमंस हैं तो ज्यादा फोकस ह्यूमंस के ऊपर करेंगे, ये भी तो बात है ना। ठीक है, अब यहां पर टॉपिक क्या है, डाइजेशन इन एनिमल्स, या फिर सॉरी डाइजेशन इन ह्यूमंस, यानी ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होता है, इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं। अब यहां पर बात है कि जब ह्यूमंस में डाइजेशन होता है तो इसमें 5 स्टेप्स आते हैं, 5 अलग अलग स्टेप्स आते हैं। पहला है इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन, चौथा है एसिमिलेशन और पांचवा है इजेशन। अब ये होते क्या है भाई, तो यहां पर देखो, यहां पर ये पहला प्रोसेस है इंजेशन। इंजेशन मतलब क्या, मतलब फूड को अंदर लेना, मतलब जब हम लोग फूड को अपने माउथ के अंदर डालते हैं वो क्या हो गया, इंजेशन हो गया। ठीक है, तो पहला प्रोसेस यहां पर होगा, माउथ में होगा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम मैं दिखा रहा हूं। दूसरा प्रोसेस क्या है, डाइजेशन, यानी जो फूड हमने शरीर के अंदर लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर लिया, उसको ब्रेक डाउन करना, कंप्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, ये काम हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। इस यहां पर सबसे पहले माउथ आएगा, फिर एसोफेगस आएगा, फिर स्टमक आएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आएगा। तो ये यहां पर पूरे सिस्टम में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन तक। जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है ना तो यहां पर इस फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, फूड स्मॉल इंटेस्टाइन तक। उसके बाद फिर होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इसका क्या मतलब है, मतलब भाई फूड का डाइजेशन हो गया, कंप्लेक्स सब्सटेंसेस से सिंपल सब्सटेंस बन गए, तो उसको भाई शरीर में एब्जॉर्ब भी तो करना है, शरीर के अलग अलग पार्ट तक भी तो पहुंचाना है। तो वहां पर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से जब हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड आइटम है, उसको जब ब्लड में पहुंचाया जाएगा तो वो होता है एब्जॉर्प्शन। इसके बाद आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है भाई, तो यहां पर हमारे ब्लड स्ट्रीम के जरिए जब शरीर के अलग अलग ऑर्गन तक, अलग अलग टिश्यू तक जब इस फूड को पहुंचाया जाएगा और उसका यूटिलाइजेशन होगा, हर एक सेल में रेस्पिरेशन होगा, तो यह प्रोसेस क्या होगा, एसिमिलेशन। और इजेशन क्या हो गया, इजेशन जब हमारे शरीर में फूड डाला, फूड पूरा डाइजेस्ट हो गया और जो वेस्ट मटेरियल बच गया उसको जब हम शरीर से बाहर निकालते हैं तो वो हमारा इजेशन होता है। अब ये शॉर्ट में हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, शॉर्ट में पूरा प्रोसेस समझा। अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लीजिए, घबराइए मत, अभी बारी बारी से हर एक प्रोसेस को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब यहां पर देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स देखते हैं, एक एक नाम देखिए ध्यान से, ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखिए और ये सारे नाम ध्यान में रखिए, क्योंकि हो सकता है आपसे नेमिंग पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन वाला पार्ट कौन सा है। अब यहां पर देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसके 2 हिस्से होते हैं। 2 हिस्से कौन कौन से भाई, पहला होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा हिस्सा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, अब ये एलिमेंट्री कैनाल क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या है, ये चीज पहले समझते हैं। अब देखिए यहां पर जब आप इस डाइजेस्टिव सिस्टम को देखेंगे तो यहां पर आपको काफी लंबा एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, एक कैनाल देखने को मिलेगा।
अब यहां पर देखिए, जो आपकी नली, जो यहां पर पाइप लाइक स्ट्रक्चर आपके माउथ से शुरू होती है, ये आपके शरीर में आगे बढ़ते बढ़ते स्टमक होते हुए, स्मॉल इंटेस्टाइन होते हुए, लार्ज इंटेस्टाइन होते हुए एनस तक जाती है। ये एक कंटिन्यूअस कैनाल है, कंटिन्यूअस पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, और यही आपका पाइप लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। और इसके अलग अलग हिस्से के अलग अलग नाम हैं, ठीक है। तो फिर यहां डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या है? तो भाई शरीर में हमारे कई सारे ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारे शरीर में फूड के डाइजेशन में मदद करते हैं, और ये फूड के डाइजेशन में मदद करने के लिए कई सारे डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं, कई सारे एंजाइम सीक्रेट करते हैं। तो ये ग्लैंड्स जो होते हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे डाइजेशन में। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स के नाम हम पहले समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जब हम सबसे पहले शुरू करेंगे, सबसे पहले जो हमारा माउथ होता है, ये तो हमारा माउथ हो गया, माउथ का नाम आपको पता है, लेकिन इसको एक और नाम से जाना जाता है, और यह नाम होता है बकल कैविटी। क्या होता है? बकल कैविटी। अब बकल कैविटी जब भी आपको बोला जाए तो यह आपको समझना है कि जो आपका माउथ वाला हिस्सा है, जबड़ा है पूरा, यह पूरा स्ट्रक्चर की बात यहां पर की जा रही है। अब यहां पर माउथ से जो आपका पाइप कनेक्टेड होता है, जिसके थ्रू फूड अंदर जाता है, जैसे आप अगर कभी पानी पीते होंगे तो यहां से पानी पीने पर आपको फील होता होगा कि यहां से पानी यहां गया, फील होता है ना। तो ये जो पूरा यहां से पाइप लाइक स्ट्रक्चर नीचे तक जाता है, ये इसको हम कहते हैं एसोफेगस कहते हैं, या फिर हम कहते हैं फूड पाइप। एसोफेगस या फिर फूड पाइप कहते हैं। अब एसोफेगस के बाद यहां पर एक हमारा स्ट्रक्चर होता है जिसको कि स्टमक कहते हैं। स्टमक हमारा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जो फूड हम खाते हैं वो सबसे पहले पहुंचता है, और वहां पर फूड का डाइजेशन एक प्रकार से होता है, ठीक है। इसके बाद यहां पर हमारा स्टमक से कनेक्टेड होता है फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहां पर इस इमेज में ये जो आपका कंप्लेक्स स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जो कि एक प्रकार से उलझा हुआ धागा जैसा दिख रहा है, रस्सी जैसा दिख रहा है, ये बीच में क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। और इसी के चारों ओर जो ये आपका स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। और इसके बाद हमारे शरीर का जो लास्ट ओपनिंग होता है, जहां से हम वेस्ट मटेरियल रिलीज करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? एनस कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? एलिमेंट्री कैनाल का सारा पार्ट हो गया। इसके साथ ही हमारे शरीर में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, इनमें सबसे पहला होता है सेलिवरी ग्लैंड। ये सेलिवरी ग्लैंड कहां होता है भाई? हमारे माउथ में होता है। हमारे माउथ में यहां पर जबड़े के नीचे यहां पर होता है सेलिवरी ग्लैंड। ये क्या करता है? सलाइवा रिलीज करता है, जो कि एक प्रकार का एंजाइम है, डाइजेशन में मदद करता है। इसके बाद हमारे शरीर में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी होते हैं, जो कि हमारे स्टमक में होते हैं, मतलब एक प्रकार से स्टमक के जो इनर वाल हैं वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। वो क्या करते हैं? कई सारे डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं। लिवर भी क्या है? एक ग्लैंड है, यहां पर लिवर है, जो भी क्या है? एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है। पैनक्रियाज, यहां पर पैनक्रियाज है, ये भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है। स्मॉल इंटेस्टाइन भी क्या करता है? कई सारे डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करता है। तो ये सारे ग्लैंड्स हैं जो कि डाइजेस्टिव जूसेस या फिर एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में फूड का डाइजेशन होता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। अलग अलग पार्ट्स, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, उनके नाम आपने देख लिए, इनके फंक्शन क्या होते हैं ये शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, एलिमेंट्री कैनाल के हर हिस्से को बारी बारी से डिटेल में समझते हैं, डिटेल में क्लियर करते हैं, हर ग्लैंड को, हर पार्ट को क्लियर समझते हैं, ताकि कोई भी डाउट आपके मन में ना बचा हुआ रहे। लेकिन यहां पर एक चीज समझिए कि जब हमारे शरीर में डाइजेशन होता है तब होता क्या है। तो देखिए, डाइजेशन ऑफ फूड हैपेंस इन टू वेज। दो तरीके से डाइजेशन हमारे शरीर में होता है व्हेन फूड ट्रैवल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहां पर सबसे पहले क्या होगा? फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। जो फूड है जब हम खाते हैं, जैसे सेव खाया, तो सेव भाई इतना बड़ा टुकड़ा होगा, उसको हम क्या करते हैं? चबाते हैं। चबाकर क्या करते हैं? उसको पीसते हैं और उसको छोटा छोटा टुकड़ा करते हैं, और वो उसको हम क्या करते हैं? शरीर के अंदर डालते हैं। तो हमने क्या किया? हमने फूड को ब्रोक किया, तोड़ा छोटे छोटे पीसेस में, ताकि उसका डाइजेशन अच्छी तरीके से हो सके।
इसके बाद दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा चीज ये होता है कि हम लोग के शरीर में कई सारे जो एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, वो क्या है, एक प्रकार के केमिकल हैं जो कि क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़कर स्मॉलर मॉलिक्यूल या फिर सिंपल मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो दो तरीकों से हमारे शरीर में फूड का डाइजेशन होता है। पहला तो फिजिकली फूड को छोटा छोटा करना, तोड़ना, पीसना, ग्राइंड करना, और दूसरा केमिकल की मदद से उसको क्या करना, एक प्रकार से डाइजेस्ट करना। ठीक है, ये चीजें हो गई। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पहला प्रोसेस हमारा आता है इंजेशन। इंजेशन क्या है भाई, इंजेशन हम समझ चुके हैं शॉर्ट में, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। अब ये सिंपल सा चीज है, आप फोटो देखिए और समझ लीजिए कि भैया इंजेशन क्या होता है। जब खा रहे हो वही इंजेशन है। हमने क्या किया, कुछ खाया, शरीर के अंदर लिया, हमने क्या किया, इंजेशन किया। क्लियर है, तो ये आपका इंजेशन हो गया। इंजेशन कहां होता है भाई, हमारे माउथ में होता है। माउथ में फूड हम लेते हैं, तो माउथ में क्या हो गया, हमने फूड लिया, क्या हो गया, इंजेशन हो गया, फूड को इनटेक कर लिया। ठीक है, अब यहां पर कहता है फूड फर्स्ट रीचेज माउथ वेयर फूड इज ग्राइंडेड इनटू स्मॉल पीसेस, देन विथ द हेल्प ऑफ एंजाइम्स केमिकली फूड इज ब्रोकन डाउन। यहां पर तो भाई डाइजेशन की बात होने लगी कि मतलब हम फूड को क्या कर रहे हैं, ग्राइंड कर रहे हैं, फूड को केमिकल की मदद से तोड़ रहे हैं। तो भैया यही होता है, जब हमारा फूड माउथ में पहुंचता है तो हमारा इंजेशन तो हुआ, लेकिन माउथ में ही फूड का डाइजेशन शुरू हो जाता है साथ में। समझ गए कि फूड का डाइजेशन कहां से शुरू होता है, माउथ से ही शुरू होता है। कैसे शुरू होता है ये चीज हम देखेंगे, और इसके लिए हम क्या करेंगे, माउथ या फिर बकल कैविटी के कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम समझेंगे। तो यहां पर अगर आप तस्वीर देखें तो इस तस्वीर में आपको माउथ दिख रहा होगा। मतलब जब भी आप ऐनक में या फिर मिरर में आप ऐसे आ करके मुंह अपना देखते हैं तो उसमें आपको ये माउथ दिखता है। इसमें आपको दिखता क्या है भाई, तो इसमें सबसे पहले और बड़ा बड़ा आपको दांत दिखता होगा। दांत के बाद यहां पर आपको टंग भी दिखेगा। लेकिन टंग के अलावा एक और पार्ट है जिस पार्ट के बारे में हमें यहां पर पढ़ना है। मतलब यहां पर अगर इस चैप्टर की बात करें तो यहां पर माउथ के स्ट्रक्चर में तीन ऐसे पार्ट हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि ये तीन पार्ट फूड डाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो भाई अभी तक जो हमने माउथ के बारे में देखा था अभी तुरंत, उसमें हमने देखा कि भाई क्या होता है, हम लोग इंजेशन करते हैं, फूड को अंदर लेते हैं। लेकिन हमने बात किया, मैंने कहा कि भाई देखो जो फूड है उसका डाइजेशन भी माउथ में शुरू हो जाता है, और यहां से जो भी चीज अब हम पढ़ेंगे वो डाइजेशन टॉपिक के अंदर आएगा। डाइजेशन के प्रोसेस में ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, इसलिए इसको ध्यान से और अच्छे से पढ़िएगा। तो यहां पर सबसे पहले क्या है, टीथ के बारे में पढ़ेंगे, फिर सैलिवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे और टंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां पर जब फूड माउथ में पहुंचता है तो माउथ में पहुंचने के साथ ही फूड का डाइजेशन शुरू हो जाता है, और सबसे पहले हमारा जो दांत है वो फूड को क्या करता है, च्यू करने लगता है, चबाने लगता है। मतलब जो दांत है उसका हम इस्तेमाल क्या करते हैं, फूड को पीस कर ग्राइंड करके स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ने का काम करते हैं, ताकि जब वो आगे के बॉडी पार्ट्स में पहुंचे, आगे डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचे, तब उसको आसानी से डाइजेस्ट किया जा सके। समझ गए। इसके साथ ही माउथ में जो सैलिवरी ग्लैंड होता है, ये सैलिवरी ग्लैंड भी अपना काम करता है और हमारे माउथ में एक एंजाइम सिक्रीट करता है, एक डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सलाइवा। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई यहां पर जो सलाइवा है वो किस ग्लैंड से निकलता है, तो वो है सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड कहां लोकेटेड है, तो हमारे माउथ में लोकेटेड है। और इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें तो सलाइवा का क्या काम होता है, तो वो भाई फूड का डाइजेशन शुरू करता है। अब यहां पर एक और चीज है जो कि अभी आगे देखेंगे, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि एक और क्वेश्चन पूछेगा कि भाई जो सलाइवा होता है वो फूड के किस कंपोनेंट का डाइजेशन करता है, तो आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। मतलब जब फूड आप अपने माउथ में डालते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है। तो यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो भाई सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है, सलाइवा सिक्रीट करता है, और इसको फूड में मिक्स करने का काम कौन करता है, हमारा टंग करता है।
हमारा जीभ करता है। तो जीभ के बारे में बात करें तो इसके कई सारे फंक्शन हैं। पहला, अगर हम डाइजेशन के हिसाब से बात करें तो पहला फंक्शन है कि ये फूड और सलाइवा को मिक्स करने का काम करता है। दूसरा फंक्शन है कि ये हमारे फूड को अंदर स्वेलो करने में मदद करता है। इसके अलावा फूड को टेस्ट करने का भी हम इसी से काम करते हैं, और बोलने में भी बहुत हेल्प करता है, और भी कई तरीके के इसके फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे अब हम अपना चैप्टर में ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है इसको बारी बारी से देख रहे हैं। तो आइए हम सबसे पहले टीथ के बारे में जान लेते हैं। टीथ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो यहां पर टीथ की बात करें तो टीथ की हम बेसिक जानकारी ले रहे हैं कि देखो, टीथ दो प्रकार के होते हैं। मतलब जैसे जैसे हम बचपन में छोटे से बड़े होते हैं, हमें दो प्रकार के दांत हमारे जबड़े में उगते हैं, हमारे माउथ में उगते हैं। एक, जब हम बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे होते हैं, साल भर की उम्र होती है, 1.5 साल की उम्र होती है, तब हमारे जो दांत आते हैं वो दांत कैसे दांत होते हैं भाई? बचपन के दांत होते हैं, और इनको हम मिल्क टीथ कहते हैं। इनको भाई बचपन के दांत या फिर मिल्क टीथ क्यों कहा जाता है? कारण इसलिए है क्योंकि ये अर्ली चाइल्डहुड में उगते हैं, और ये 8 से 10 साल की उम्र होते होते तक, कुछ बच्चों में 6 साल की उम्र में भी ये दांत टूट जाते हैं, और इनके जगह पर एक नया सेट ऑफ टीथ आता है, नया दांत उगता है, जिसको कि हम लोग परमानेंट टीथ कहते हैं। और ये परमानेंट टीथ जो हैं, ये आपको 6 से 8 या फिर 10 साल की उम्र में उगने के बाद ये आपके मरने तक, मतलब लाइफ के एंड तक आपके जबड़े में रहते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के दांत हो गए। एक हो गया मिल्क टीथ जो आपके बचपन में होता है, दूसरा परमानेंट टीथ जो कि आपके जवानी में भी आपके साथ रहता है। ठीक है, अब यहां पर बात करें तो हम लोग टाइप्स ऑफ टीथ देखते हैं। दांतों के कितने प्रकार हैं भाई? तो दांतों के प्रकार हैं 4। कौन कौन से? मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसीजर। अब यहां पर ये जो चारों दांत हैं, इनका वर्किंग और फंक्शन अलग अलग है। मतलब ये इनका स्ट्रक्चर अलग है, इनका लुक अलग है, पोजीशन अलग अलग है, और साथ में इनका जो काम है, स्पेसिफिक काम, वो भी अलग अलग है। अगर हम इसका पहले स्ट्रक्चर देख लें तो यहां पर हमारे सामने जो टीथ हैं, इनमें जो पहला टीथ है वो है इंसीजर। मतलब जो हमारे सामने जब हम अपना ई करके दांत दिखाते हैं तो सामने जो हमें दांत दिखता है वो कौन सा है? वो इंसीजर टीथ हमें देखने को मिलता है। तो सामने जो आपके 4 दांत होते हैं वो कौन सा है? इंसीजर है। इसके बाद दोनों तरफ एक एक दांत आता है, कैनाइन दांत। इसके बाद आता है आपको दो दांतों का सेट, प्रीमोलर। मतलब एक तरफ इधर 2 प्रीमोलर और उधर भी 2 प्रीमोलर। इसके बाद अंत में आता है मोलर, जिसमें कि 3 दांत होते हैं जो कि मोलर होते हैं। एक तरफ 3, दूसरी तरफ 3, ऊपर इसी तरीके से 3 और 3। मतलब कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें तो हमारे जबड़े में कितने दांत हो गए? कुल मिलाकर 32 दांत हो गए। हमारे जबड़े में 32 दांत होते हैं। अभी हो सकता है कि आप बच्चे हैं तो सभी दांत नहीं आए हों, लेकिन जो एक एडल्ट व्यक्ति होता है उसके जबड़े में 32 दांत होते हैं। 32 दांत में यहां पर इंसीजर 4 नीचे की ओर और ऊपर की ओर 4, तो कुल मिलाकर 8। कैनाइन 1 और 1 2 और ऊपर 2, 4 कैनाइन हो गए। इसके बाद मोलर 2 और 2 4 और ऊपर भी 4, 8 हो गए। इसके बाद आपका प्रीमोलर 8 हो गए, और मोलर यहां पर 3 6 और ऊपर भी 6 12। कुल मिलाकर आपके जबड़े में कितने दांत होंगे? 32 दांत होंगे। अब यहां पर आपको अगर नंबर याद रखने में थोड़ा दिक्कत होता है तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। तो ये शॉर्ट ट्रिक है 2 1 2 3। अब ये क्या शॉर्ट ट्रिक है? देखिए, बीच में से डिवाइड कीजिए, बिल्कुल बीचों बीच में से डिवाइड कीजिए। तो यहां पर देखिए 2 दांत कौन से हो गए? इंसीजर हो गए। फिर एक कैनाइन हो गया 2 1, और फिर 2 कौन से हो गए? प्रीमोलर हो गए, और 3 कौन से हो गए? मोलर हो गए। 2 1 2 3, और इधर भी 2 1 2 3। इस तरीके से आप दांतों का नंबरिंग याद रख सकते हैं। एक तरफ क्या होगा? 2 इंसीजर होगा, 1 कैनाइन होगा, फिर 2 प्रीमोलर होगा और 3 मोलर होगा। उस दूसरी तरफ भी ऐसा ही होगा, और ऊपर भी इसी प्रकार से होगा। तो ये दांतों की संख्या आपने देख ली। अब मैंने कहा था कि भाई जो अलग अलग दांत होते हैं उनका काम अलग अलग होता है। तो यहां पर जो हमारा दांत है, जैसे कि जो हमारा इंसीजर है, इसका काम क्या है? इसका काम है कटिंग एंड बाइटिंग।
मतलब कोई भी चीज काटना होता है, बाइट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, इंसिजर दांतों का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो हमारा कैनाइन टीथ होता है, इसका काम होता है पियर्सिंग एंड टीयरिंग। जैसे अगर आप देखें तो कोई चीज आपको फाड़ना होता है ऐसे करके, तो आप मान लीजिए कोई टॉफी का पैकेट फाड़ते हैं, तो आप क्या सामने वाले दांत का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, यहां कैनाइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद अंत में जो मोलर और प्रीमोलर आता है, इसका यूज है चीविंग और ग्राइंडिंग में। मतलब जब आप चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, रोटी चबाते हैं, तो क्या सामने वाले दांतों से चबाते हैं क्या? जी नहीं, आप ले जाते हैं बगल में, यहां प्रीमोलर और मोलर है, उसका इस्तेमाल करते हैं और फ्रूट को च्यू करते हैं, ग्राइंड करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया, टीथ वगैरह क्लियर हो गए। अब इसके बाद यहां पर एक चीज समझते हैं जो कि शॉर्ट में यहां पर बताया गया है, वो है प्रोसेसेस इन माउथ। मतलब जब फूड हमारे माउथ में पहुंचता है तो क्या होता है, ये चीज तो मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन अच्छे से यहां पर समझ में आपको आ जाएगा। पहला फंक्शन क्या होगा, दांतों के द्वारा हम फूड को ग्राइंड करेंगे, दांतों के द्वारा फूड को पीसेंगे, स्मॉल पीसेस में तोड़ेंगे। और दूसरा हम क्या काम करेंगे, दूसरा काम करेंगे कि भाई सेलिवरी ग्लैंड की मदद से जो सलाइवा निकलेगा वो काम करेगा हमारे फूड के ऊपर, उसको डाइजेस्ट करने का, उसको एक तरीके से ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ेगा। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो माउथ में देख सकते हैं ये सेलिवरी ग्लैंड दिखाया गया है। तो भाई सेलिवरी ग्लैंड कहां होता है, तो यहां देखिए ये जबड़ा है, जॉ लाइन है आपका, जॉ लाइन के अंदर की ओर यहां पर आपको सेलिवरी ग्लैंड होता है दोनों तरफ। और ऊपर से मतलब जो तालू होता है आपका जीभ के ऊपर वाला हिस्सा, उसके ऊपर भी पीछे साइड होता है सेलिवरी ग्लैंड। तो ये सेलिवरी ग्लैंड का लोकेशन है। और यहीं से जब आप किसी भोजन को देखते हैं जो टेस्टी फूड होता है, उसको देखने पर जो आपके मुंह में पानी आ जाता है ना, वो पानी यही सलाइवा होता है जो कि इसी सेलिवरी ग्लैंड से निकलता है। इसका फंक्शन क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है, कंप्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे कि शुगर में ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और यहां पर यही चीज कहता है कि सलाइवा कंटेन्स एंजाइम। सलाइवा में क्या होता है, एंजाइम होता है। सलाइवा ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर, स्टार्च या फिर दूसरे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को भी शुगर जैसे, या हो सकता है शुगर या फिर कोई भी दूसरा सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, उसमें यह ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर टंग की बात आ जाती है, जीभ की हम लोग बात कर लेते हैं। द टंग प्रेजेंट इन द माउथ हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड विथ द सलाइवा। टंग का डाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल यह है कि जो टंग होता है वो फूड को मिक्स करने में मदद करता है, फूड और सलाइवा को आपस में मिक्स करने में मदद करता है। इसके साथ ही इट हेल्प्स इन स्वेलोइंग इट इनसाइड द माउथ, फूड को स्वेलो करने में भी मदद करता है। मतलब फूड को जब आप यहां से अंदर की ओर लेते हैं ना, तो उसको यहां से अंदर भेजने में भी टंग जो है काफी हेल्प करता है। ठीक है, it also has taste buds which help in identifying the taste of anything that we eat। जीभ के ऊपर टेस्ट बर्ड होते हैं जिससे हमें किसी भी फूड आइटम का टेस्ट पता चलता है कि वो मीठा है, तीता है, खट्टा है या फिर बहुत ही खारा है, कैसा है। ठीक है, इसके साथ ही टंग जो है वो आपको टॉकिंग में हेल्प करता है। और यहां पर देखिए जो टंग होता है इसमें टेस्ट बर्ड होते हैं, वो अलग अलग इलाके में, मतलब जीभ के अलग अलग हिस्से पर अलग अलग चीजों को हम टेस्ट कर सकते हैं। मतलब यहां पर हो सकता है कि मीठा वाला फूड यहां पर टेस्ट हो, तीता वाला के लिए यहां पर रिसेप्टर हो। ऐसा नहीं है कि जीभ में कहीं भी आपको कोई भी टेस्ट पता चलता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर जीभ के बारे में यहां पर देख सकते हैं, जीभ होता है, ये तो जीभ आप जानते ही होंगे, आपके पास भी है भाई, आप भी देख सकते हैं। जीभ बाहर की ओर एक प्रकार से लचीला होता है जिससे इधर उधर घुमाकर हम फूड वगैरह मिक्स करते हैं और भी चीजें कर लेते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अगले पार्ट के ऊपर, जो कि हमारा है फूड पाइप, और इसका रियली में नाम क्या है, एसोफेगस। ठीक है, अब यहां पर ये जो एसोफेगस होता है ये एक प्रकार से कनेक्टिंग पाइप होता है जो कि माउथ को स्टमक के साथ जोड़ता है। स्टमक क्या है, कैसे काम करता है, वो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन जो एसोफेगस है ये क्या है, एक कनेक्टिंग पाइप है जो कि माउथ से फूड को ले जाकर स्टमक तक पहुंचाता है। यहां पर किसी भी प्रकार का एंजाइम वगैरह नहीं निकलता है, यहां पर और भी काम नहीं होता है। यहां पर इसका मेन फंक्शन क्या है, फूड को वहां तक पहुंचाना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्यों भाई, क्योंकि यहां पर ये जो फूड पाइप होता है, एसोफेगस होता है, इसके जो वाल्स होते हैं, मतलब जो ये नली होती है, नली का जो अंदर वाला हिस्सा होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये फूड पाइप है, ये वाला फूड पाइप हो गया ऐसे,
इसके अंदर का जो वाल है ना, अंदर वाला, इसके अंदर वाला, ये क्या करता है, एक स्पेसिफिक मूवमेंट करता है जिसके थ्रू ये फूड को आगे की ओर पुश करता है। और इस मूवमेंट को हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट या फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो यहां पर ये फूड है जो कि आगे जा रहा है, इसको, जैसे ये फूड पाइप है तो यहां पर क्या करेगा, फूड यहां पर है मान लीजिए, तो ऊपर की ओर स्क्वीज करेगा और नीचे वाला खोल देगा तो फूड आगे बढ़ा, फिर यहां पर स्क्वीज करेगा, फूड आगे बढ़ा, फिर स्क्वीज करेगा, फिर आगे बढ़ा। तो इस प्रकार से स्क्वीज करके और बाहर की ओर खोलकर ये एक मूवमेंट होता है जिसके थ्रू फूड को आगे पहुंचाया जाता है। और ये जो मूवमेंट होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये मूवमेंट सिर्फ यहां फूड पाइप में नहीं होता है बल्कि आगे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ये मूवमेंट होते रहता है जिसके थ्रू फूड आइटम जो है वो आगे बढ़ते रहता है। क्लियर है? तो यहां पर यही कहता है फूड इज मूव्ड बाय द एक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ द फूड पाइप। और इस एक्शन को नाम जो है वो मैं बता रहा हूं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, लेकिन ये आपको पढ़ना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अगले पार्ट की ओर पढ़ते हैं जो कि है स्टमक। स्टमक भाई यहां पर आप देख सकते हैं, ये हमारा फूड कहां से आया, माउथ में आया सबसे पहले, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहीं से शुरू हो गया, फूड पाइप के जरिए या फिर एसोफेगस के जरिए कहां पहुंचता है, स्टमक में पहुंचता है। तो जब भी हम कोई फूड आइटम खाते हैं उसको चबाने के बाद जब हम ऐसे अंदर लेते हैं तो ये फूड पाइप होते हुए फूड कहां पहुंच जाता है, स्टमक में पहुंच जाता है। और स्टमक में हम कह सकते हैं कि रियली हमारे फूड का डाइजेशन अच्छी तरीके से डाइजेशन शुरू होता है। ठीक है, तो यहां पर हम देख सकते हैं स्टमक का, यहां पर स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, स्टमक की तस्वीर देख सकते हैं। तो यहां पर आगे कहता है कि स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। स्टमक क्या है, एक थिक वॉल्ड बैग है, मतलब ये इसकी जो दीवारें होती हैं, इसका जो आउटर लेयर होता है वो काफी मोटा होता है और इसका स्ट्रक्चर बैग लाइक होता है। इसमें हम लोग फूड स्टोर कर सकते हैं। तो जब भी आप फूड खाते हैं तो आपका फूड कहां स्टोर होता है, स्टमक में स्टोर होता है। जब भी कोई आपसे बोलता है कि भाई मेरा पेट भर गया, अब मैं नहीं खा पाऊंगा, तो क्या उसका भर गया, उसका स्टमक भर गया। स्टमक में फूड जितना हो सकता था उतना उसने रख लिया। अब इसका शेप कैसा होता है, यू यहां पर लिखा हुआ है, फ्लैटेंड जे जैसा होता है। और ये जो हमारा स्टमक है, ये स्टमक हमारे एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट होता है। ये भी ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसके साथ ही ये फूड कहां से रिसीव करता है, फूड पाइप से। और जब स्टमक में फूड डाइजेशन हो जाता है तब फूड को कहां भेज देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर है? इसके बाद यहां पर बात करें तो स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है, ये अब हम जरा सा ध्यान देने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। अब यहां पर स्टमक जो होता है वो एक प्रकार से फूड का डाइजेशन करता है। उसके लिए जो स्टमक का वाल है, स्टमक का वाल मतलब जो स्टमक है वो बैग है, एक बैग समझिए। बैग के अंदर वाला जो दीवार है, अंदर वाला हिस्सा है, जैसे अगर मैं यहां पर दिखाऊं, ये मान लीजिए कि मैं ऐसे ही एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट ले रहा हूं, ये किसी के शादी का कार्ड है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये मान लीजिए हमारा स्टमक है, स्टमक के अंदर जो ये पूरा वाल है ना, अंदर वाला दीवार, उससे क्या होगा, कुछ जूसेस सीक्रेट होंगे, कुछ चीजें सीक्रेट होंगी। जैसे यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। इसके साथ ही म्यूकस आता है, इसके साथ ही कई सारे प्रकार के डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, जैसे कि पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, और भी कई सारे हैं। उनका ये मिश्रण है डाइजेस्टिव जूसेस, डिटेल में आपको नहीं जानना है, बस जानिए। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एक प्रकार का एसिड है। ठीक है, म्यूकस क्या है, म्यूकस का काम हम देखेंगे। और डाइजेस्टिव जूसेस, इनका मेन फंक्शन क्या है, फूड को डाइजेस्ट करना, फूड को एक प्रकार से यहां पर डाइजेशन अच्छी तरीके से करना। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम करता है भाई, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसका मेन फंक्शन ये है कि ये यहां पर स्टमक में जो भी बैक्टीरिया आते हैं उन बैक्टीरिया को मार देता है, बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। साथ में स्टमक का जो मीडियम है एसिडिक मीडियम बना देता है, ताकि यहां पर जितने भी आपके डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो आसानी से काम कर सकें, फूड को डाइजेस्ट कर सकें। इसमें हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड मदद करता है। अब इसके बाद क्या होता है, हमारे स्टमक में म्यूकस होता है। और म्यूकस का काम क्या होता है, म्यूकस जो है हमारे स्टमक को, स्टमक के जो इनर वाल हैं, स्टमक का जो अंदर का लेयर है, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है।
तो बोलिएगा सर क्यों बचाता है? क्योंकि भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही डेंजरस एसिड होता है। अगर गलती से किसी के स्किन पर पड़ जाए ना तो स्किन जल जाएगा, जल जाएगा। तो सोचिए हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो हमारा पेट का इंटरनल पार्ट भी तो जल सकता है ना। तो उससे जलने से बचाने के लिए म्यूकस हमारे स्टमक के सभी वाल पर लगा हुआ होता है, जो कि एक प्रकार से हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इसको बचाता है। ठीक है, इसके बाद कहता है डाइजेस्टिव जूसेस के बारे में। दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द फूड बाय ब्रेकिंग डाउन द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। डाइजेस्टिव जूसेस जो स्टमक में निकलते हैं वो क्या करते हैं? प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोटीन का डाइजेशन कहां होता है, तो भाई आप लिखिएगा स्टमक में। अब लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भाई केवल स्टमक में ही प्रोटीन का डाइजेशन होगा और कहीं नहीं होगा, नहीं, आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन होता है। ठीक है, वैसे यहां से शुरू होता है, आप ऐसा कह सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारे सामने आ जाता है अगला हमारा बॉडी पार्ट, हमारा अगला डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट, और यह है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। और यहां पर हमारे सामने सबसे पहले क्या कहता है कि भाई द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम सुनकर ऐसा लगता है ना कि यह बहुत छोटा सा होगा, लेकिन रियलिटी में यह बहुत ही लंबा होता है और इसकी लंबाई होती है 7.5 मीटर्स। और इस स्मॉल इंटेस्टाइन का लोकेशन कहां है भाई? तो यहां पर ये जो बीच में आप क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यह है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। इस तस्वीर में ज्यादा बेटर तरीके से आपको पता चल रहा होगा कि ये बीच वाला जो सारा स्ट्रक्चर है ना, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये पूरा क्वाइल्ड होता है, आपस में इस तरीके से क्वाइल्ड होता है, ये आपस में लिपटा हुआ होता है। और इसके चारों तरफ ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये आपका है लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक होता है और एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसकी लंबाई हमने देख ली, कहां लोकेटेड होता है देख लिया। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आता कहां से है? तो भाई अभी तुरंत हमने स्टमक के बारे में पढ़ाई किया, और स्टमक में जब फूड का डाइजेशन हो जाता है तो ये फिर फूड को आगे पुश कर देता है कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें फूड पहुंचता है कहां से? स्टमक से। और स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो जगह है जहां पे फूड का फाइनल डाइजेशन या फिर कंप्लीट डाइजेशन होता है, और यहां पे हमारे फूड का एब्जॉर्प्शन भी होता है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है हम आगे देखेंगे, ये वैसे शुरू में मैंने आपको बता दिया था। कहता है कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। इट रिसीव्स सिक्रेशन फ्रॉम द लिवर एंड द पैनक्रियाज एंड इट्स वॉल आल्सो सिक्रेट जूसेस। यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन करने के लिए हमारे शरीर के दो इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स, पहला तो लिवर और दूसरा पैनक्रियाज, दोनों डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजते हैं। साथ में हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वाल्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करता है, जिससे कि हमारे फूड का डाइजेशन होता है। क्लियर है? तो आइए बारी बारी से दोनों जो ग्लैंड्स है इनको अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हैं और इनसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो यहां पर सबसे पहले बात आती है लिवर के बारे में। द लिवर, लिवर क्या है भाई? हमारे शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जिसका कलर रेडिश ब्राउन होता है, और ये हमारे शरीर का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? तो वो है लिवर। लिवर का लोकेशन कहां होता है भाई? तो हमारे स्टमक के राइट साइड में होता है। जैसे हमारा स्टमक यहां पर लेफ्ट साइड में यहां पर स्टमक है, तो यहां पर हमारा क्या होता है? लिवर होता है। क्लियर है? तो लिवर का लोकेशन आपने देख लिया, उससे जुड़े हुए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने देख लिया। अब एक और क्वेश्चन है कि जो लिवर है वो कौन सा डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है, उसका नाम क्या है? तो भाई जो लिवर है वो एक डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है जिसका नाम क्या है? बाइल जूस। क्या है भाई? बाइल जूस। ठीक है, अब यहां पर बाइल जूस जो है वो लिवर से निकलकर सीधे हमारे इंटेस्टाइन में नहीं पहुंचता है, बल्कि इसको स्टोर करने के लिए एक छोटा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं। गॉल ब्लैडर में क्या होता है? इस बाइल जूस को स्टोर किया जाता है, और यहां पर ये गॉल ब्लैडर से हमारे शरीर में, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसको बाइल जूस को भेजा जाता है। ठीक है,
अब यहां पर कहता है कि जो बाइल जूस है वो हमारे बॉडी को ये एक प्रकार से सक्षमता देता है कि ये फैट्स को डाइजेस्ट कर सके, फैट का डाइजेशन में मदद करता है और भी चीजों के डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर पैनक्रियाज का कलर कैसा होता है? क्रीम कलर का होता है। ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। कहां पे प्रेजेंट होता है? ये स्टमक के बिल्कुल नीचे होता है। स्टमक जहां पे होता है उसके नीचे पैनक्रियाज होता है, और यहां पर पैनक्रियाज जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है उसका नाम है पैनक्रियाटिक जूस। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जूस होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम ये सीक्रेट करता है, और इसकी वजह से हमारे बॉडी में फैट का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है और प्रोटीन का डाइजेशन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे शरीर में फूड के डाइजेशन के लिए। और इसी के बाद यहां पर अगर हम लोग बात करें, जब सारी चीजें हो जाती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारे जूसेस आ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन इन फूड को डाइजेस्ट कर लेता है। जब फूड का फाइनल डाइजेशन हो जाता है ना, तब हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट पहुंचता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। इसके साथ ही जो फैट है ये कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड में और ग्लिसरोल में, और इसके साथ ही प्रोटीन हमारा कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड में। तो भाई डाइजेशन का काम ही यही है। डाइजेशन इसीलिए होता ही है कि ये जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस हैं इनको सिंपल फूड सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाए, जिसको कि हमारा बॉडी यूटिलाइज कर सके, हमारा बॉडी यूज कर सके। मतलब हमारे शरीर को जो डिफरेंट पार्ट हैं, हमारा यहां पर जो मसल है, पैर में जो मसल है, ब्रेन मसल है, और भी जो बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी के ऑर्गन्स हैं, वो जिन चीजों को यूज करते हैं उन फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम डाइजेशन करता है। मतलब इनको हमारा बॉडी यूज नहीं कर सकता है, इनको कर सकता है। तो डाइजेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, ये जो फूड आइटम है इनको इनमें सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये तो हो गया डाइजेशन कि हमने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट लिया, कार्बोहाइड्रेट खाया, उसको डाइजेस्ट किया और यहां पर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। ये तो हो गया। लेकिन अभी ये जो ग्लूकोज है ये कहां है भाई? तो ये है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, अभी भी स्मॉल इंटेस्टाइन में है। लेकिन अब क्या होगा? अब होगा एब्जॉर्प्शन। मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन से इसको निकाल करके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाया जाएगा, जिसके बाद जो ब्लड है इस कार्बोहाइड्रेट से बने हुए ग्लूकोज को शरीर के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाएगा। अब यहां पर देखिए, हमारे शरीर में जो एब्जॉर्प्शन होता है फूड कंपोनेंट का या फिर सिंपल कंपाउंड का, वो होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन भी होगा और उसके बाद आगे जाकर फूड का एब्जॉर्प्शन भी होगा। अब एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है भाई? तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें बहुत ही छोटे छोटे आपके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे आपका फिंगर है ना, ऐसा ही फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ये देख रहे हैं, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पाइप है और इसी में ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको सभी तरफ से दिख रहे हैं। ये क्या है, सारे आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैं, और इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है विली। विली इसका प्लूरल फॉर्म है, सिंगल अगर एक रहेगा तो हम क्या कहेंगे, विलस कहेंगे। क्लियर है? और इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। तो यहां पर एक विलस का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं या फिर ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि इसके सरफेस से काफी नजदीक से गए हुए होते हैं। अब यहां पर यह होता है कि जो ये विलस होता है या फिर जो विली होते हैं, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं हजारों की संख्या में होते हैं। मैं आपको क्या करता हूं, इमेज दिखा देता हूं, तब आपको ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो यहां पर इसको मैं दूसरा इमेज निकालता हूं जिससे कि आपको ये दिखे। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, इसमें क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आप क्या देख रहे हैं कि चारों तरफ क्या है, विलस हैं, चारों तरफ विली हैं, और ये सभी क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन का काम कर रहे हैं। ये एब्जॉर्प्शन एक एक विलस क्या करता है। और हां, एक क्वेश्चन पूछता है कि भाई जो विलस है उसका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्यों होता है, उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये होता है ना कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है।
सरफेस एरिया बढ़ने से क्या फायदा है? सरफेस एरिया बढ़ने से फायदा यहां पर यह है कि यहां पर एब्जॉर्प्शन के लिए ज्यादा सरफेस मिल जाता है। अब यहां पर उदाहरण के लिए मैं अगर बात करूं कि मान लीजिए बारिश हो रही है, बारिश हो रही है और आपको पानी जमा करना है, तो आप इतना बड़ा बर्तन अगर लेकर आए, इतना सरफेस एरिया का, तो आप इतने दूर में गिरने वाले पानी को ही स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको डबल कर दें तो इतना बड़ा सरफेस एरिया आपके पास हो जाएगा। इतने बड़े इलाके में जितनी बूंदें गिरेंगी उसको आप स्टोर कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहां पर जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, उतने ज्यादा संख्या में, उतनी ज्यादा मात्रा में हम फूड कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब करने पाएंगे। ये एब्जॉर्प्शन होता कैसे है, इसको जरा सा समझते हैं। यहां पर देखिए, ये एक विलस का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसमें ये विलस है, उसका एक छोटा सा हिस्सा दिखाया गया है जूम करके, जिसमें यहां पर ये क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का इलाका है और ये विलस के अंदर का इलाका है। विलस के अंदर क्या है, ब्लड कैपिलरी है, जिससे ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक है, इस ब्लू वाले में से ब्लड फ्लो कर रहा है। अब यहां पर है फूड कंपोनेंट, तो इसको क्या करेगा, ये विलस एब्जॉर्ब करेगा, अंदर की ओर लेगा और यहां पर ब्लड कैपिलरी में डाल देगा। और ब्लड कैपिलरी क्या करेगा, अपने ब्लड स्ट्रीम के साथ इस फूड कंपोनेंट को, जो सिंपल सब्सटेंसेस हैं, उनको लेकर कहां चला जाएगा, ब्लड के डिफरेंट इलाके में चला जाएगा, पूरे शरीर में चला जाएगा और शरीर के अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचा देगा। तो ये जो प्रोसेस है ना, कि हम स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड को, जो चीज हमें रिक्वायर्ड है, उसको हम ब्लड स्ट्रीम में डालते हैं, ये प्रोसेस हमारा एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। क्लियर हो गया एब्जॉर्प्शन? तो इस एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, क्या होता है, हम समझ गए। विलस का स्ट्रक्चर यहां पर देख सकते हैं, इस प्रकार से होता है, हजारों की संख्या में स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, ये एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस आपने समझ लिया। अब यहां पर एक प्रोसेस है जो कि यहां पर शायद मैं बताना भूल गया, वो है एसिमिलेशन का प्रोसेस। एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन होता है कि देखिए, एब्जॉर्प्शन क्या हुआ, हमने स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कंपोनेंट को एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा दिया। अब ब्लड स्ट्रीम के जरिए उस फूड आइटम को, फूड कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, शरीर के सारे ऑर्गन तक पहुंचाएंगे और शरीर का ऑर्गन क्या करेगा, उस फूड कंपोनेंट का यूटिलाइज करके अपने लिए एनर्जी जनरेट करेगा, अपनी जो भी जरूरतें हैं उसका पूरा करेगा। सो जो सेल्स होंगे, सेल्स तक उन फूड कंपोनेंट को पहुंचाया जाएगा। सेल्स में क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा, जिससे सेल्स को एनर्जी मिलेगी, सेल्स जिंदा रहेंगे, हमारा पूरा बॉडी जिंदा रहेगा और हम अपनी सारी एक्टिविटी करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है। क्लियर हो गया? तो ये पूरा प्रोसेस एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अगले पार्ट की ओर, जो कि हमारा कौन सा पार्ट है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को मैंने आपको दिखाया था कि यहां पर ये आपका जो है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों तरफ ये जो पार्ट है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन ये लार्ज नहीं होता है, इसकी लंबाई मात्र 1.5 मीटर होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा लंबा है, लार्ज इंटेस्टाइन छोटा है। अब इसका एक पॉसिबल रीजन जो मुझे लगता है वो ये है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उसका विड्थ ज्यादा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का कम होता है। ये हो सकता है ऐसा रीजन। अब यहां मैंने कोई रिसर्च नहीं किया है, आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, कहता है कि इट इज अ वाइड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। वाइड होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। एनी फूड दैट इज लेफ्ट अनडाइजेस्टेड पासेस थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन हुआ, जो चीजें काम थी उसको यूज कर लिया गया। अब जो चीजें बेकार बच गई, जो चीज हमारे शरीर को जरूरत नहीं है, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देता है। जैसे आपने कभी गन्ना का रस निकलते हुए देखा है, उसमें क्या होता है, गन्ना का रस हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ चीजें बच जाती हैं बेकार की। उसको क्या करता है गन्ना का रस निकालने वाला, उसको निकाल करके फेंक देता है। उसी प्रकार से यहां पर क्या है, जो हमारा फूड कंपोनेंट था उसमें जो चीजें निकालने लायक थी, हमारे शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम ने उसको निकाल लिया, स्टमक ने या फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन ने उसको यूज कर लिया। अब जो वेस्ट मटेरियल बच गया ना, उसको कहां भेज दिया, लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया। तो बोलेगा सर लार्ज इंटेस्टाइन का फिर यूज क्या है, वहां पर तो कुछ नहीं होता होगा। जी नहीं, होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी काम होता है। क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन यह होता है कि हमारे बॉडी में अगर पानी की कमी है
तो लार्ज इंटेस्टाइन उस वेस्ट मटेरियल में से पानी को खींच लेगा। अगर पानी भरपूर है तो ज्यादा पानी वहां पर डाल देगा। इस प्रकार से वाटर की जरूरत या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे शरीर को जरूरी है उस मटेरियल में से, तो उसको लेने का काम कहां होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड है उससे जो एक्स्ट्रा वाटर है, जो एक्स्ट्रा साल्ट है या फिर जो जरूरत की चीजें हैं उसको शरीर में वापस ले लेता है। यह काम है लार्ज इंटेस्टाइन का। और इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में बोला कि भैया अब इसमें से कुछ नहीं बचा है, अब सब फेंकने वाला चीज है, तो क्या करता है? उसको हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के एक पार्ट में, रेक्टम में पहुंचा देता है। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये वाला इलाका है आपका रेक्टम, जहां पर आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो स्टोर रहता है। और उसके बाद आप एनस के माध्यम से जो भी फूड का वेस्ट मटेरियल है उसको समय समय पर रिलीज करते रहते हैं। ठीक है, ये चीज ठीक है। अब इसके बाद यहां पर हमारा प्रोसेस है इजेशन। इजेशन क्या प्रोसेस होता है भाई? द प्रोसेस बाय विच द वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड, द फीकल मैटर गेट आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस इज कॉल्ड इजेशन। तो पांचों प्रोसेस हमने समझ लिए। हमने इंजेशन समझ लिया, हमने डाइजेशन समझ लिया, हमने एब्जॉर्प्शन समझ लिया, हमने एसिमिलेशन समझ लिया और हमने इजेशन भी समझ लिया। और साथ में एलिमेंट्री कैनाल के हर एक पार्ट को भी समझ लिया, माउथ को भी समझ लिया हमने, माउथ यानी कि बकल कैविटी को भी समझ लिया, एसोफेगस को भी समझ लिया, स्टमक समझ लिया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सबको समझ लिया। सभी हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की भी बात कर ली, सब चीजें बात हो गई। तो यहां पर हम लोगों का जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम था वो क्लियर हो गया है। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं? हम लोग ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन अब हम पढ़ने वाले हैं, यानी वैसे जानवर जो कि घास खाते हैं उनमें डाइजेशन कैसे होता है ये हम समझेंगे। अब यहां पर इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपको नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है भैया? उसका कारण है कि भाई ज्यादातर जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारे जैसा ही है, थोड़ा मोड़ा फर्क है। तो जो चीजों में फर्क है ना, उन चीजों की हम यहां पर बात करेंगे। अब यहां पर देख सकते हैं ये एक गाय है, तो गाय की तस्वीर आप देख रहे हैं, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को यहां पर दिखाया गया है। अब यहां पर इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है कि जो ये जानवर होते हैं जो कि आपके घास को खाते हैं, जैसे आप घास नहीं खाते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं वो घास नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं भाई? ऐसा क्या चीज है घास? तो घास में एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं सेलुलोज। अब यहां पर क्या होता है? यहां पर जो आपके इस प्रकार से ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं ये सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से हम लोग घास नहीं खाते हैं। और ये सारे जानवर जो घास खाते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम हमसे थोड़ा सा अलग होता है, इसी वजह से ये लोग सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो क्या अलग है, कैसे अलग है, ये जरा सा समझते हैं। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर जो ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं इनके शरीर में एक बॉडी पार्ट होता है जो स्पेशल होता है इनमें, लेकिन हम ह्यूमंस में ऐसा कोई बॉडी पार्ट नहीं होता है। और इस बॉडी पार्ट को हम लोग कहते हैं र्यूमेन। अब क्या होता है कि यहां पर आपने कई बार गाय को या फिर भैंसों को देखा होगा कि ये जब बैठे हुए रहेंगे ना, इनके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, फिर भी ये लोग ऐसे मुंह चलाते रहते हैं। तो भाई ये लोग ऐसे मुंह क्यों चलाते हैं? ये लोग इसलिए ऐसा मुंह चलाते हैं क्योंकि इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में एक स्पेशल पार्ट होता है जिसका नाम है र्यूमेन। र्यूमेन एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है, स्टमक और फूड पाइप के बीच में होता है। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं ये आपका क्या है? र्यूमेन है। अब यहां पर इन जानवर को जब भी फूड मिलेगा ना, ये लोग जल्दी जल्दी बस भर लेंगे, जल्दी जल्दी अंदर लेंगे और ये र्यूमेन में अपना फूड भर लेंगे। र्यूमेन में क्या होगा? फूड को पार्शियली डाइजेस्ट किया जाएगा, पूरी तरीके से कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा, आधा अधूरा थोड़ा मोड़ा डाइजेशन होगा। उसके बाद क्या करेंगे ये लोग जो हैं, मतलब ये जो जानवर हैं, अपने फूड को र्यूमेन में से मुंह में लाएंगे, वापस मुंह में इसको करके ऐसे चबाएंगे और उसको क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे वहां पर, और फिर से वापस भेजेंगे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहां पर इनका क्या होगा? फूड का डाइजेशन होगा। तो इस प्रकार से ये लोग काम करते हैं। अब यहां पर कहता है कि द पार्शली डाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड इन र्यूमेन।
कर्ड। अब ये कर्ड क्या है, कर्ड वर्ड भी समझना जरूरी है। तो जब ये फूड आइटम र्यूमेन में पहुंचता है, र्यूमेन में पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, तो उस अनडाइजेस्टेड या फिर पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ड कहते हैं। ठीक है, और यहां पर ये जो जानवर हैं जब इस तरीके से चबाते हैं बैठकर, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कडिंग कहते हैं या फिर पागुर कहना कहते हैं, कि भाई जो गाय है वो पागुर कर रही है, भैंस जो है पागुर कर रही है, ऐसा हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर इसके बाद आता है rumination। rumination क्या है भाई, the curd in returns to the mouth in these animals and they chew it, this is called rumination। जो कडिंग मैंने कहा उसके लिए एक स्पेशल वर्ड यहां पर बताया गया है, rumination। अब यहां पर ruminants वर्ड है, ruminants का मतलब क्या, मतलब वैसे जानवर जो कि इस प्रकार के rumen यानी कि सैक लाइक स्ट्रक्चर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में होल्ड करते हैं, उनके बाद उनको क्या कहा जाता है, ruminants कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज है जो आपको समझना जरूरी है कि यहां पर ये जो जानवर हैं ये सेलुलोज को क्यों डाइजेस्ट करने पाते हैं। मैंने सेलुलोज की बात थोड़ी देर पहले की थी। तो सेलुलोज को ये सारे जानवर इसलिए डाइजेस्ट करने पाते हैं क्योंकि इनका जो ये बॉडी होता है, इसमें जो र्यूमेन होता है यानी जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसमें खास तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, और इसी वजह से ये जानवर घास को खा सकते हैं और हम लोग नहीं खा सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में पहला तो र्यूमेन नहीं है और दूसरा वो बैक्टीरिया नहीं है प्रेजेंट जो कि इन सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग जो है घास वगैरह नहीं खाते हैं। आगे कहता है कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स कैन डाइजेस्ट सेलुलोज, दीज एनिमल्स हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द स्टमक दैट हेल्प्स इन द डाइजेस्टिंग द सेलुलोज। भाई क्या होता है, एक स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरिया इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। हमारे बॉडी में वो बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है, इसलिए हम लोग जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग अब अमीबा के डाइजेशन को समझते हैं कि अमीबा किस तरह से फूड को लेता है, अमीबा कैसे फूड को डाइजेस्ट करता है। बोलेगा सर यहां पर जानवर पढ़ते पढ़ते अमीबा के बारे में क्यों पढ़ने लगे, क्योंकि यहां पर हम लोग एनिमल्स की बात कर रहे हैं, यहां पर तो बड़े बड़े जानवरों की एक प्रकार से हम लोग समझ गए कि कैसे डाइजेशन होता है, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके शरीर में माउथ भी नहीं है, स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है, उनके शरीर में डाइजेशन कैसे होता है यह हमें समझना है। तो अमीबा क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि अमीबा के शरीर में सिर्फ और सिर्फ एक सेल होता है, मात्र सिंगल सेल। हमारे शरीर में लाखों करोड़ों सेल होते हैं, लेकिन अमीबा के शरीर में सिर्फ एक सेल होता है, और यह माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब इसको आप आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। अब यहां पर जो अमीबा है ये फूड को अपने बॉडी के अंदर लेने के लिए और मूवमेंट करने के लिए एक स्पेशल प्रकार का मूवमेंट तरीका अपनाता है, जिसको हम लोग फॉल्स फीट कहते हैं। यहां पर टीथ लिखा हुआ है, ये फीट होगा, फीट, फॉल्स फीट कहते हैं या फिर सूडोपोडिया कहते हैं। अब सूडोपोडिया की मदद से ये अपने आसपास अगर इसको कोई फूड दिखता है तो उसको शरीर के अंदर लेता है, वेस्ट मटेरियल निकालता है, या फिर कोई मूवमेंट करना होता है तो उसके लिए सूडोपोडिया कदम उठाता है, सूडोपोडिया तरीका अपनाता है। इसमें क्या होता है कि जो यहां पर कोई अमीबा है उसको मान लीजिए कोई फूड दिखा, कोई दिखा कि भाई चलो इसको खा लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपना बॉडी को आगे बढ़ाएगा और इस पार्ट को आगे बढ़ाएगा, इस पार्ट को आगे बढ़ाएगा और आगे चलकर फिर से पूरा बढ़ाएगा और इसको चारों तरफ से घेर लेगा अपने बॉडी से। मतलब कि यहां पर फूड वैक्यूल बनाएगा, फूड वैक्यूल की मदद से यहां पर फूड को बॉडी के अंदर ले लेगा और इस वैक्यूल में क्या करेगा, यहां पर यह डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करेगा, उस फूड आइटम का डाइजेशन करेगा और उसके बाद उसके जो न्यूट्रिएंट्स है उसको बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बाद ये जो फॉल्स फीट है ना इसको ऐसे वापस खींच लेगा और यहां पर क्या हो जाएगा, उसके बाद इसको बाहर निकाल देगा, इजेशन हो जाएगा। जैसे यहां पर इंजेशन हुआ, फूड को अंदर लेना, फूड का डाइजेशन हुआ, फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ, मतलब कि फूड के न्यूट्रिएंट्स वगैरह ले लिए, उसके बाद एसिमिलेशन हुआ, बॉडी ने यूटिलाइज कर लिया, उसके बाद हो गया क्या, इजेशन, उसको वेस्ट मटेरियल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया।
तो ये पूरा जो स्टेप है ना, यही क्या होता है, सूडोपोडिया स्टेप होता है। यहां पर यही कहता है कि इट कैप्चर्स द फूड विथ सूडोपोडिया एंड इंगल्फ्स इट एंड द फूड गेट्स ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल. Digestive juices are secreted into this that break down the food to simpler substances for absorption to help it grow and maintain itself. मतलब कि यहां पर बात है कि यहां पर जो हमारा अमीबा है वो उसी प्रकार से डाइजेशन करता है जिस प्रकार से हम लोग करते हैं। मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा है, लेकिन जो प्रोसेस हम अपनाते हैं वही प्रोसेस वो भी अपनाता है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। और ये फूड क्यों लेता है भाई? उसी काम के लिए लेता है जिसके लिए हम लोग लेते हैं। हम लोग अपने बॉडी को ग्रो करने के लिए, अपना जो है जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक करने के लिए और भी चीजों के लिए। अगर आपको रियल इमेज देखना है अमीबा का तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये एक रियल तस्वीर है, माइक्रोस्कोप से लिया हुआ तस्वीर है अमीबा का, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, एक रियल वीडियो है अमीबा का जिसमें अमीबा क्या कर रहा है, यहां पे फूड प्रेजेंट है उसको कैप्चर कर रहा है सूडोपोडिया की मदद से। दोनों तरफ से देख सकते हैं, अपने फीट को आगे बढ़ा रहा है, यहां पे फूड वैक्यूल बना रहा है और फूड को शरीर के अंदर ले रहा है। इस प्रकार से अमीबा क्या करता है, फूड को शरीर के अंदर लेता है। और यहां पर अगर हम लोग बात करें तो हमारा ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। तब तक के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देखिए। तब तक के लिए गुड बाय।